अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी गाइस, क्या हाल है? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो आपको वेलकम किया जाता है कॉन्सेप्ट बिल्डर प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद जी हम ये एक सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं, लेक्चर नंबर साइकोलॉजी 405 की लेक्चर नंबर 23 से लेकर लेक्चर नंबर 45 तक। ये मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं पिछले तमाम एग्ज़ाम्स को देखते हुए। पिछले जो मतलब आपके हैंड आउट्स हैं, लेक्चर्स हैं, सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स थे ना, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन सिस्टर्स के लिए, उन ब्रदर्स के लिए जो कि मतलब फुली टाइम नहीं दे सकते या फुल लेक्चर नहीं सुन सकते जो 50-50 मिनट का होता है, तो मैंने उनके लिए ये जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो नोट्स थे, चीज़ें थी, वो मैंने निकाली हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद भी आएंगी और बहुत फ़ायदा भी होगा। चलें जी, आज हमारा जो है ना वो हम स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी 405 लेक्चर नंबर 23 से लेकर 28 तक, ठीक है? अच्छा जी, लेक्चर नंबर 23। लेक्चर नंबर 23 हमें बताता है जी कि रोजर्स पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। रोजर्स पर्सन सेंटर्ड अप्रोच, इसके बारे में अगर हम देखें तो रोजर्स जो थे, इन्होंने ये जो आदमी होता है, बंदा होता है, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़ोर दिया था, इनका जो मेन फैक्टर था वो था इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर इनेट चीज़ें, जो इनर चीज़ें होती हैं, ज़्यादा इन्होंने उस पर जोर दिया था। अच्छा, इनकी एक चीज़ जो इन्होंने पर्सनैलिटी के रिलेटेड फैक्टर लिया था वो था कि पर्सनैलिटी डिसऑर्गेनाइजेशन और साइकोपैथोलॉजी। ये मेंटल डिसऑर्डर स्टेट ऑफ द माइंड होती है। ये माइंड की ऐसी स्टेट होती है जिसमें मतलब कि आप कह लें कि मेंटल डिसऑर्डर टाइप आ जाता है, ठीक है? उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ जो भी होता है ना, ये इनेट की वजह से, इनेट चीज़ों की वजह, मतलब हमारे अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ये मेंटल डिसऑर्डर स्टेट आ जाती है, ठीक है? इसके साथ साथ उन्होंने बताया जी, अच्छा, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, रोजर्स बुक सेंटर्ड क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी नेम चेंज इनटू पर्सन थेरेपी, रोजर्स इन 1977। इन्होंने बात की कि भाई रोजर्स पर्सन सेंटर्ड अप्रोच होती है। फिर इन्होंने कहा कि ये जो पहले ये होती थी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी ना, लेकिन इन्होंने बाद में इसका नाम चेंज करके पर्सन सेंटर्ड थेरेपी रखा। क्लाइंट से पर्सन में इसलिए रखा कि आया कि जब एक थेरेपिस्ट किसी मतलब कि इंडिविजुअल को चेक करता है, उसकी थेरेपी करता है, तो अगर हम उसको एज ए क्लाइंट लेंगे तो उसको एक फीलिंग आएगी कि मैं एज ए पेशेंट या एज ए क्लाइंट हूँ। इसलिए उन्होंने उसको एज ए पर्सन, मतलब कि जिस तरह एज ए होल तमाम पर्सनस को लिया जाता है, वैसे ही उसको भी लिया जाए, ठीक है? अच्छा, इसके साथ साथ देखें, उन्होंने ये तो बताया कि एक मेंटल डिसऑर्डर स्टेट होती है माइंड की, लेकिन सिर्फ यही नहीं बताया, उसके साथ साथ उस मेंटल डिसऑर्डर स्टेट का हल भी बताया। उस मेंटल डिसऑर्डर स्टेट का हल क्या है? पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, ठीक हो गया? अच्छा जी, उन्होंने कहा जी कि पर्सन सेंटर्ड थेरेपी होगी नो मैटर, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस भी होंगी। उन कंडीशंस को माइंड में रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन कंडीशंस में उन्होंने कहा जी कि साइक कॉन्टैक्ट, कि मतलब कि साइकोलॉजिस्ट का और मतलब थेरेपिस्ट का और जो पर्सन होगा, जो सेंटर थेरेपी का मतलब मेन रोल होगा, उसका कांटेक्ट आपस में होना ज़रूरी है। उसके बाद कहा है जी कि इनकॉन्ग्रुएंस, मतलब कि उन दोनों के दरमियान आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? थेरेपिस्ट शो एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, उसको समझना चाहिए चीज़ों को, थेरेपिस्ट को चाहिए कि वो उसको समझे, चीज़ों को मतलब अच्छे से ले, कोई इस तरह की अब्यूज़ लैंग्वेज वगैरह ना यूज़ करे। थेरेपिस्ट प्रोवाइड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड, उसको एक ऐसा माहौल क्रिएट करे, थेरेपिस्ट को चाहिए कि जो पर्सन सेंटर्ड हो उसके लिए एक मतलब सेंटर्ड पर्सन हो जो मेंटल डिसऑर्डर स्टेट में, उसके लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करे कि वो खुश हो जाए उसे। और पांचवी चीज़ ये है जी कि क्लाइंट फील अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, मतलब उसको फील भी हो कि वाकई यार मुझे ऐसा माहौल दिया जा रहा है। अच्छा देखें, चले थेरेपी हो रही है, ठीक है, सब कंडीशंस भी फॉलो हो रही हैं, बट हाउ वी विल कंक्लूड दैट थेरेपी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और इन द रॉन्ग डायरेक्शन? मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा कि थेरेपी राइट डायरेक्शन में जा रही है या फिर रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है? ये पता चलेगा जी हमें कुछ पॉइंट्स से। क्लाइंट विल फील फ्रीडम, क्लाइंट विल
client will clearly consider his or her past that he denied or done wrong. There will be a clear unconditional positive record. मतलब ये सारी चीज़ें वो जो है ना एक्सपीरियंस करेगा, वो फ्री फील करेगा, ठीक है। तो तब हमें पता चलेगा कि थेरेपी जो है एक अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा, उसके बाद रोजर्स और स्किनर का जो है ना डिबेट हुआ था 1955 4 सितंबर को। ये डिबेट किस चीज़ पर था कि रोजर्स कहते थे जो कुछ भी होता है वो इनेट थिंग्स की वजह से होता है, ठीक है, ये फेवर करते थे इनेट चीज़ों की। लेकिन स्किनर किसकी फेवर करते थे? स्किनर टोटली स्टिमुलस रिस्पॉन्स, मतलब कि जो बाहर से एक स्टिमुलस आता है फिर हम रिस्पॉन्स देते हैं। इन्होंने कहा था कि मतलब अंदर की चीज़ें नहीं होती। ये इनका आपस में क्या था जी, कॉन्फ्लिक्ट था, और इसीलिए इनका डिबेट हुआ था। अच्छा, उसके बाद आखिरी चीज़ है जी एप्लीकेशन ऑफ पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। हिज थ्योरी कैन बी अप्लाइड टू एजुकेशन, मैरिज एंड फैमिली। ये जो है ना एजुकेशन, फैमिली, मैरिज, आप जो है ना इनमें से किसी पर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे है जी हमारा लेक्चर नंबर 24, कैलेज कोग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। अच्छा, कैले ने जो लिया था जी, इन्होंने भी इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ही लिया था, लेकिन इन्होंने एक चीज़ एक्स्ट्रा, एक नाम लिया था जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्ट्स, ठीक है। जॉर्ज कैले का जो मेन फोकस था वो इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उनकी जो डिस्कशन टॉपिक था वो था कॉन्स्ट्रक्ट। कॉन्स्ट्रक्ट बेसिकली होता क्या है? कॉन्स्ट्रक्ट कहते हैं इट इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ बिलीव्स फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस दैट कैले आल्सो कॉल्ड इट एज ए पर्सनल बिलीफ बुक। हर बंदे ने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से एक अपनी बुक बना ली होती है, जो कि उसके मतलब कि पास्ट में जो कुछ उसके साथ गुजरा होता है, जो कुछ उसने एक्सपीरियंस किया होता है, उसने एक अपनी पर्सनल बिलीफ बुक बना ली होती है, उसी को हम कॉन्स्ट्रक्ट बोलते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं जी कि जॉर्ज कैले की जो थी ना कोग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी भी थी, ठीक है। उसमें बताते हैं जी फॉर कैले एन इंडिविजुअल behavior and thoughts are guided by a set of personal constructs that are used in predicting future events। कहते हैं जी कि इंसान जो होता है ना, जो उसकी थॉट्स होती हैं, बिहेवियर होता है, जो उसकी कॉन्स्ट्रक्ट्स होती हैं, वो जो बिहेवियर और थॉट्स होती हैं, इनकी बुनियाद पर वो अपनी कॉन्स्ट्रक्ट को देख के अपना फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब कि अपनी जो फ्यूचर की प्रिडिक्शन के इवेंट्स की प्रिडिक्शन होती है ना, वो इंसान कर सकता है किसकी बेस पे? अपने कॉन्स्ट्रक्ट की बेस पे, ठीक है। द साइकोलॉजी ऑफ पर्सनल कॉन्स्ट्रक्ट, साइकोलॉजी ऑफ पर्सनल कॉन्स्ट्रक्ट अ पर्सन इज बेसिकली अ साइंटिस्ट स्ट्राइविंग टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट, एंटिसिपेट एंड कंट्रोल द। अच्छा, साइकोलॉजी ऑफ पर्सनल कॉन्स्ट्रक्ट में ये बताता है जी कि हर बंदा जो है ना वो साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट कैसे है, ये भी सोचने की बात है। साइंटिस्ट क्या होते हैं? बेसिकली साइंटिस्ट वो होते हैं जो कि अपने एक्सपीरियंस, नॉलेज, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फ्यूचर के लिए कुछ प्रिडिक्ट कर सकें, वो ही साइंटिस्ट होते हैं। तो इंसान जो होता है, एवरी पर्सन कैन बी अ साइंटिस्ट, कैन बी अ एंड एवरी पर्सन इज़ अ साइंटिस्ट, ठीक है। उसके बाद जी कहता है जी कॉर्नर स्टोन ऑफ कोग्निटिव थ्योरी, कुछ जो है ना कॉर्नर स्टोन है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कोग्निटिव थ्योरी की। वी नो डैट एवरी साइकोलॉजी थ्योरी हैज़ इट्स ओन assumptions एंड आउटकम बट आल्सो हैव सम की स्टेप्स दैट आर गिवन फॉर द। अच्छा जी, कहता है जी कि कुछ हर साइकोलॉजी की मतलब थ्योरी जो है उसकी कुछ assumptions होती हैं, आउटकम्स होते हैं, सेम एज इट इज़। कुछ जो है ना कैले की थ्योरी के भी जो है ना हैं ऐसे ही फैक्टर्स हैं। उनमें वो बताता है जी कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिज्म होता है, ये आपके पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। एवरी पर्सन हैज़ एबिलिटी टू यूज सम अल्टरनेटिव फॉर एवरी इवेंट और हैपनिंग फ्रॉम हिज और हर क्रिएटेड कंस्ट्रक्ट। कहता है जी कि अभी देखें एक बंदा है, उसने अपना एक कंस्ट्रक्ट बनाया हुआ है, उसको जब भी कोई इवेंट पेश आएगा, जब भी कोई हैपनिंग होगी, कोई वाक़या पेश आएगा, तो उन कंस्ट्रक्ट से अपना एक्सपीरियंस उठाएगा और वो उसका हल निकालेगा। लेकिन कहता है कि ज़रूरी नहीं कि एक हल निकाले, उसके बाद कोई ना कोई अल्टरनेटिव भी होगा अपने कॉन्स्ट्रक्ट्स में। तो कहते हैं जी कि कॉन्स्ट्रक्टिव अल्टरनेटिविज्म भी होता है इंसान के पास कैले की थ्योरी के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जी पीपल एज ए साइंटिस्ट, नो डाउट पीपल कैन। अच्छा जी, इस सब में पूरे में ये बताता है कि पीपल जो होते हैं वो अपनी हाइपोथेसिस बना के उसके ऊपर प्रिडिक्शन भी दे सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, इसलिए हम पीपल को साइंटिस्ट के तौर पर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा जी पर्सनल कॉन्स्ट्रक्ट थ्योरी। पर्सनल कॉन्स्ट्रक्ट थ्योरी में वो बताता है जी कि
द हार्ट ऑफ कह लें cognitive theory lies in the manner in which individual perceive and intercept people and things in their environment. मतलब वो पर्सनल कॉन्स्ट्रक्ट थ्योरी में वो बताता है जी कि जो कुछ सोचता है इंसान, जो कुछ पढ़ता है, देखता है, जो कुछ इन्वायरमेंट से करता है, ये सारी चीज़ें जो है ना उसके कॉन्स्ट्रक्ट्स में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ वो बताते हैं जी कि व्हाट इज़ प्रेम्ड, ये जो है ना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें बताता है रिजिड पर्सन हैज़ रिजिड कॉन्सेप्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अपने कॉन्स्ट्रक्ट सॉलिड किस्म के बनाए होते हैं, जो कि इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ होते हैं कि मतलब एक वाक़या उनके साथ पेश आया है तो उन्होंने एक कॉन्स्ट्रक्ट दे दिया तो वो उसी पर डट जाएंगे, मतलब स्टैंड स्टिल, नॉट टू यूज़ एनी अल्टरनेटिव। मतलब उनका कोई ऐसा वो ही नहीं होगा कि भाई हमने कोई अल्टरनेटिव भी यूज़ करना है। तो ऐसे लोग जो है ना प्रीम्प्ट मतलब कहलाते हैं, या फिर कह लेंगे फ्रीज कॉन्सेप्ट होते हैं उनके, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इसलिए हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं, तो आगे हम दूसरा पार्ट बना लेते हैं ताकि लोगों को जो है ना मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो अपने दोस्तों के साथ, मतलब जो आपके कोलीग्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करें, ख़ुद भी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिले, लाइक करें ताकि आप जो है ना हमारी इस कम्युनिटी का एक हिस्सा बन जाएं और हम आगे इसी तरह बढ़ते रहें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।